हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, इसके पहले हमने संविधान का भाग 4 व 4 को समाप्त किया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो संविधान के 5वें भाग को लेकर होगा और वो संविधान का 5वां भाग जो है वह है संघ। तो आइए आज हम संविधान के 5वें भाग के बारे में पढ़ते हैं और संघ में आज की जो मेरी टॉपिक होगी वो पूरे राष्ट्रपति को लेकर होगी। जी हाँ, पूरे राष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति पर आज चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं कि जो आज हमको पढ़ना है वह संविधान का अगला भाग है। तो संविधान का जो भाग है वह भाग 5, संविधान का भाग 5। और संविधान का 5 भाग जो है वह कौन सा भाग है? जो संविधान का 5 भाग है वह है संघ है। और आप जानते हैं ये अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक में संघ के संदर्भ में बात की गई है। इसका मतलब या केंद्र सरकार के बारे में हमको देखना है, या तो केंद्र सरकार के बारे में देखना है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम भाग 5 के संदर्भ में देखें तो मुख्य रूप से संघ में मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने संविधान की संरचना में शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि इसके अंतर्गत जो है वो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत मुझे संविधान के 3 अंग संघ या सरकार का मतलब केंद्र सरकार के जो 3 अंग हैं वो 3 अंग कौन कौन से हैं। पहला हम देख लेते हैं कार्यपालिका और फिर हम देख लेते हैं संसद और न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। ये संघ में क्रमशः भाग हैं जो संविधान के 5वें भाग में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। कार्यपालिका में जो टॉपिक मुझे पढ़नी पड़ती है पहला, कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा PM प्लस मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ते हैं, और फिर हम कार्यपालिका में महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। ये संघ के अंतर्गत जो कार्यपालिका आती है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं मित्र। इसके बाद देख लेते हैं कि संसद में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। पहली चीज़, संसद के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं, संसद के 2 सदन, हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोनों सदन के अध्यक्ष, सदस्य व अधिकारी ये संसद के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा संसद संबंधित विधायी प्रक्रिया, इन प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं, विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदन के अध्यक्ष, सदस्य व अधिकारी। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया। ठीक है, अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी आएंगे। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं उपाध्यक्ष भी। ठीक है, उपाध्यक्ष भी हम पढ़ते हैं किसमें? संसद में। और न्यायपालिका के बारे में अगर हम पढ़ें तो न्यायपालिका संबंधित में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर हम सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, सर्वोच्च
न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो भी इनके सर्वोच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के प्रकार, कुल कितने न्यायाधीश के प्रकार होते हैं और इनके नियुक्ति के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा इन सब की शक्ति के भी बारे में हम पढ़ेंगे। इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के पास उन सारी शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा न्यायपालिका के अलावा जो चीज़ है वो एक और है जिसे हम कैग कहते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जी हाँ, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये संविधान के 5वें भाग में इतने सारी चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। क्लियर मित्र? तो ये हमको संविधान के 5वें भाग में पढ़ना पड़ेगा। आइए अब जो मेरा टॉपिक है, संघ के अंतर्गत पहले जो हम टॉपिक अध्ययन करेंगे वो कौन सा अध्ययन करेंगे? कार्यपालिका। किसका अध्ययन करेंगे? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में सबसे पहला कौन है? राष्ट्रपति। तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, आते हैं। देखिए, आज की जो टॉपिक होने वाली है वो राष्ट्रपति को लेकर होने वाली है। ठीक है, बहुत आराम से आप पढ़िए चीज़ों को और नोट्स भी बनाते चलिए आप। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मित्र, जो आज की टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति। क्लियर? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या हमको राष्ट्रपति में पढ़ना है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति में जो टॉपिक हमको अध्ययन करनी है, तो कौन कौन सी टॉपिक का अध्ययन करना है वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पहला हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, ये मेरा पहला टॉपिक होगा। दूसरा ये कि राष्ट्रपति से संबंधित विशेष अनुच्छेद, इसके बारे में देखेंगे हम। ये दूसरी टॉपिक मेरी होगी। अगला टॉपिक मेरा ये होगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ नोट करते जाइए मेरे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति के साथ साथ जो नेक्स्ट है वह ये है राष्ट्रपति संबंधी विशेषताएं। राष्ट्रपति संबंधित विशेषताएं व राष्ट्रपति का क्रम। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधी विशेषताएं व राष्ट्रपति का क्रम, ये टॉपिक मुझे पढ़नी है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां में दो प्रकार की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे।
और वो 2 शक्तियाँ कौन कौन से पढ़ेंगे हम, सब बनाते चलिए आप। पहली शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति, राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति, और फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति की समान शक्तियां में कई प्रकार की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जो जो शक्ति हैं उसको भी नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी शक्ति हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी शक्ति पढ़ेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर हम राष्ट्रपति के संबंधी समान शक्ति में पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति देखेंगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, और इसके बाद हम देखेंगे विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति को देखेंगे। विधायी शक्ति के बाद हम न्यायिक शक्ति देखेंगे, न्यायिक शक्ति को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यायिक शक्ति के अलावा राजनयिक, राजनयिक शक्ति, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि राजनयिक शक्ति क्या मतलब है। फिर इसके बाद सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति ये भी हम देखेंगे। और राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां जो होती है, एक होती है वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति भी हम देख लेंगे। वित्तीय शक्ति के अलावा स्वविवेक, स्वविवेक पर आधारित शक्ति, आधारित शक्ति। ये राष्ट्रपति का जितना मैंने आपको ये आपके सामने जो मैंने फ्रेमिंग प्रस्तुत किया है या डायग्राम बनाया हुआ है, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो न केवल आप राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि राष्ट्रपति का संबंध किस तरीके से संविधान के तीनों अंगों से संबंधित है, आप इसके भी बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर यहाँ पर कर लेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, अब देखिए मित्र, यहीं पे मैं आपको अनुच्छेद भी लिख सकता हूँ, लेकिन पढ़ाते समय हम आपको ये डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेदों का जो शक्ति के रूप में चर्चा करेंगे, यहाँ पर सारे अनुच्छेद के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रपति का संबंध है, ठीक है, शक्तियों के रूप में। तो इसके लिए अभी आप इंतज़ार करिएगा। पहले हम आकर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका संसदीय लोक प्रणाली में किस प्रकार से है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका कैसे है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीज़ें तो आप फ्रेमिंग बना लिए होंगे। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा पहले, फिर मैं इस टॉपिक पर आऊँगा। इस टॉपिक के बाद फिर हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक एक करके यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आइए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की भूमिका लोकतांत्रिक प्रणाली में। देखिए मित्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे के यहाँ भी है और यूएसए में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था यूएसए में भी है और आपके यहाँ भी है। अब इस संदर्भ में यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था देखें, यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। एक व्यवस्था दिखाई देती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था,
और दूसरा संसदीय प्रकार की व्यवस्था। तो दो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय प्रकार की व्यवस्था। देखिए जो ये अध्यक्षात्मक प्रकार की व्यवस्था है, ये अध्यक्षात्मक प्रकार की व्यवस्था है, तो इसमें एक चीज़ याद करिएगा कि इसमें जो होता है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं ये है कि यहाँ पर लोकसभा, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि जो कार्यपालिका है और विधायिका है, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इनके शक्तियों का कहीं ना कहीं क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। ठीक है। तो जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, तो आप जानते हैं कि अगर जब उत्तरदायी नहीं है तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति को यहाँ पर देश का वास्तविक प्रधान माना जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, राष्ट्रपति की भूमिका में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति न केवल, ध्यान से सुनिएगा, न केवल राष्ट्र प्रमुख बल्कि यह संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ, संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ देश का वास्तविक प्रधान भी होता है। देश का वास्तविक प्रधान भी होता है। देश का वास्तविक प्रधान भी होता है। कहने का मतलब, जो अभी आपने इसके पहले राष्ट्रपति की सारी शक्तियां देखे हैं, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करते समय भारत का राष्ट्रपति पर कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। लेकिन यहाँ पर इसको देश का वास्तविक प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको उन सारी शक्तियों को उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का मंत्रिपरिषद का दबाव नहीं होता है, ना तो संसद का दबाव होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि अपने शक्तियों का उपयोग पूरी स्वतंत्रता पूर्वक करता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक प्रणाली, जी, राष्ट्रपति की भूमिका जो लोकतांत्रिक प्रणाली में, यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका लोकतांत्रिक प्रणाली में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपति की भूमिका लोकतांत्रिक प्रणाली में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रधान होता है। जबकि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका, यहाँ देखिए, राष्ट्रपति की भूमिका लोकतांत्रिक प्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में जो यहाँ का सर्वा होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। अब इस चीज को यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ नोट करें, इस प्रकार की व्यवस्था में, किस प्रकार की व्यवस्था में? संसदीय लोकतांत्रिक प्रकार की व्यवस्था में, ठीक है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सर्वा होता है, सर्वा, तो सर्वा कौन होगा? एक तरीके से सर्वा कंपैरिजन किया जाए राष्ट्रपति और पीएम में, तो सर्वा यहाँ कौन होगा? पीएम होगा।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि देश का वास्तविक प्रधान, देश का वास्तविक प्रधान पीएम होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा? लेकिन संवैधानिक व राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों राष्ट्रपति होगा, यहाँ पर एक में प्रधानमंत्री होगा और दो में कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर मुझे किस पर चर्चा ज़्यादा फोकस करना है? वास्तविक प्रधान पर। किस पर? वास्तविक प्रधान पर। क्लियर? दूसरे शब्दों में मैं अगर इस व्यवस्था को और सरलीकरण के तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ऐसे समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं दो देश ले रहा हूँ, ये मान लेते हैं यूएसए, यहाँ पर हम यूएसए देश ले रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भारत है, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, ये भारत का राष्ट्रपति है, इंडिया और यूएसए। अब दोनों के राष्ट्रपति में अंतर समझते हैं, लेकिन इसको कैसे समझें? परिवार के माध्यम से समझते हैं। जैसे समझिए ये दो परिवार के लोग हैं, यहाँ का जो मुखिया है, यूएसए का जो मुखिया है, यूएसए का जो मुखिया यानी कि राष्ट्रपति, यहाँ का जो मुखिया है, अगर हम इसको देखें, ये इसको अपने परिवार में, इसको अपने परिवार में क्या है? इसको अपने परिवार में शक्तियों का उपयोग करना है। देखो, इसको अपने परिवार में इस तरीके से कर सकते हैं कि संरचना के रूप में ये सबसे ऊपर है, संरचना के रूप में ऊपर है और प्रकार्य के रूप में भी ऊपर है। अभी इसको मैं समझा रहा हूं। जो यूएसए का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति है, ये संरचना और प्रकार्य दोनों के रूप में सर्वोच्च है या ऊपर है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में संरचना के रूप में ऊपर है, परंतु प्रकार्य के रूप में नहीं है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मुखिया है, ये न केवल पद सोपानी के रूप में सबसे ऊपर है, बल्कि ये लोगों को आदेश दे सकता है और लोग उसके आदेश के मानने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे, ठीक है। यानी कि परिवार का वो मुखिया जो लगे कि ऊपर भी है और उसका आदेश हर घर का मेंबर माने और न माने तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन भारत का राष्ट्रपति संरचना में ऊपर तो जरूर है, लेकिन वो दूसरों को आदेश नहीं दे सकता है, वो बल्कि दूसरों को आदेश मानने पर क्या है? संविधान के द्वारा उसको बाध्य किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, भारत का राष्ट्रपति तो पद सोपानी के रूप में सबसे ऊपर है, अमेरिका का भी ऊपर है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने पर क्या है? विवश है। इसके अलावा संसद भी अगर पुनः विचार करके किसी कानून को दे देती है तब भी मानने के लिए क्या है? विवश है। और वीटो पावर यानी कि संसद के द्वारा जो कानून पास किया जाता है, जो वीटो पावर है, उस पर जो रोक लगाने का जो नियम बताया गया है भारत के राष्ट्रपति पर, वो भी बहुत कम है, यानी कि शक्तियां नगण्य मात्र हैं।
जबकि अमेरिका को ये पावर अधिक दिया गया है, अमेरिका के परिवार के मुखिया को ये पावर अधिक दिया गया है। जैसे आप देखते हो कि किसी परिवार में उसका मुखिया के आदेश के अनुसार सारे कार्य होते रहते हैं और सारे मेंबर अगर किसी तरीके के अपने आदेश देते हैं तो उसको मानने के लिए वो विवश नहीं है। जबकि राष्ट्रपति भारत का ऐसा नहीं है, उसको उपयोग करने के लिए है, लेकिन उसके साथ ढेर सारी बाध्यताएं भी हैं। तो इस आधार पर देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति की अपेक्षा बहुत कमजोर है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक प्रणाली में जो संसदीय व्यवस्था को रखा है उसके आधार पर है। और अमेरिका में राष्ट्रपति जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित वहाँ की प्रशासन व्यवस्था चलती है, और हमारे के यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय व्यवस्था के आधार पर शासन और प्रशासन व्यवस्था का क्या होता है, संचालन होता है। और ये कानून भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व भौगोलिक व सांस्कृतिक जैसे गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर लाई गई है। हालांकि बहुत लोग बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि भारत के संसदीय प्रकार की व्यवस्था में कुछ बदलाव के साथ अध्यक्षात्मक जैसी व्यवस्था की कुछ विशेषताओं को शामिल किया जाना आवश्यक है। ठीक है, इस पर बहुत सारा डिबेट आए दिन होता रहता है, ये भी आप समझने का प्रयास करिएगा। चूँकि टेट और पेट जैसे विद्यार्थियों की ये लेक्चर है, सिविल के लिए ये कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ सिविल के भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और टेट वाले बच्चे भी अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से किसे आप समझ गए होंगे कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है लोकतांत्रिक प्रणाली में, और प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि आपके देश का वास्तविक प्रधान कौन है, आपके देश का अवास्तविक प्रधान कौन है, आपके देश के संवैधानिक प्रधान कौन है। और एक चीज़ ये जान लीजिएगा, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, दोनों राष्ट्रपति जगह पे अपने देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अपने देश के प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। इनमें अगर देखेंगे राष्ट्रपति के रूप में तो 3 विशेषताएं तो मिलती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि भारत जैसे देश में देश का वास्तविक प्रधान पीएम होता है, और यहाँ पे कौन होता है वास्तविक प्रधान? तो राष्ट्रपति होता है। बाकी जो 3 अन्य विशेषताएं हैं उनमें समानता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, विशेष अनुच्छेद, उस पर चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्र संबंधित विशेष तथ्य व राष्ट्रपति के नाम का एक तरीके से क्रमबद्ध नाम आपको बताया जाएगा। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम राष्ट्रपति के संदर्भ में अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।